27 मई 2021 का ये वाकया है। पुलिस कंट्रोल रूम को एक फ़ोन पहुंचता है। बताया जाता है कि कोलार पुलिस स्टेशन के पास अमरनाथ कॉलोनी है। वहां पर एक लाश पड़ी हुई है जिसको कुत्ते और सूअर नोच रहे हैं। जैसे पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस जब जाकर देखती है तो उस लाश को भारी मात्रा में खाया जा चुका था। अब उसके शरीर पर कुछ ऐसा हिस्सा भी नहीं बचा था जिसे देखकर ये पहचान सके कि आखिरकार ये लाश किसकी है। पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल बड़ी घड़ी थी। पुलिस ने जो आसपास के लोगों से पूछताछ की, साथ ही पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला। तब जाकर पुलिस को एक क्लू मिलता है और कपड़ों के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान हो जाती है कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है। पुलिस इंस्पेक्टर ने जिस खूबसूरती से इस घटनाक्रम का खुलासा किया, उस खुलासे से न केवल उस प्रदेश में बल्कि पूरे भारतवर्ष में उस पुलिस के अधिकारी की वाहवाही होने लगती है। इसके बाद ये चर्चा का विषय बन जाता है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उस पुलिस ऑफिसर को सम्मानित भी किया। और एक बार फिर से ये घटना लोगों के सामने आ जाती है, चर्चा का विषय बन जाती है। दरअसल यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो कत्ल होते हैं और दो कत्ल का खुलासा जब होता है तो लोगों को बड़ी हैरानी हो रही थी कि जिन रिश्तों पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं, वो रिश्ते आखिरकार ऐसा धोखा कैसे दे सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। भोपाल का ही एक थाना लगता है कोलार और कोलार का ही एक इलाका है दामखेड़ा। यहाँ रहने वाली एक महिला जिसका नाम उर्मिला होता है, उसको एक बेटी होती है, एक बेटा होता है। 29 मई 2021 को एक काबिल पुलिस इंस्पेक्टर जिनका नाम चंद्रकांत पटेल होता है, वो मौके पर पहुंचते हैं और जाने के बाद इस महिला से बातचीत करते हैं। बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था। वो सबसे पहले एक सवाल करते हैं कि तुम्हारे पति कहाँ हैं। वो कहती है कि साहब, तीज का वो दिन था, उससे एक दिन पहले की बात है, थोड़े नाराज थे। बेटी और बेटे को गले लगाते हैं। गले लगाने के बाद उनके माथे को चूमते हैं। एक चाबी थी ऑटो की, चाबी मुझे देते हैं और चले जाते हैं। वो पूछते हैं कि कितने साल हो गए होंगे। वो कहते हैं कि लगभग 5 साल तो हो ही गए होंगे। 2021 में ये बात पूछी जा रही थी और अगर 5 साल माइनस करते हैं तो बात 2016 की हो जाती है। 2016 से लेकर 2021 तक तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे पति आखिरकार गए तो कहाँ गए? क्या तुमने पुलिस से संपर्क नहीं किया? वो कहती है कि साहब, मैं पुलिस के गया तो चक्कर काटते काटते परेशान हो चुकी थी। कई बार पुलिस अधिकारियों से भी संपर्क किया लेकिन किसी ने एफआईआर ही नहीं लिखी, किसी ने मामले की जांच पड़ताल ही नहीं की। जब पुलिस अधिकारी ने ये बात सुनी तो पुलिस अधिकारी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। पूछते हैं कि जो तुमने कॉपी दी होगी पुलिस को, उस कॉपी को लाकर दे दो। वो कहती है कि साहब, बात काफ़ी पुरानी हो चुकी है, कागज़ वागज़ रखने की ऐसी वो तो है नहीं, लेकिन मैं देखने की कोशिश करती हूँ। पूरे घर में वो कागज़ ढूंढा जाता है जिस आधार पर वो तहरीर लिखी गई थी, क्या मामला था। पुलिस ने जानने की कोशिश की, वो महिला लेके नहीं आ पाती है, इसलिए थोड़ा परेशान हो जाते हैं। उस पुलिस अधिकारी ने जो 16 साल की लड़की होती है, साथ ही 15 साल का लड़का होता है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे पापा की कोई खबर है। लड़की भी एक ही बात कहती है, लड़का भी वही बात कहता है कि वो आते हैं, गला लगाते हैं, माथा चूमते हैं, चाबी देते हैं और चले जाते हैं। यानी कि एक जैसा ही जवाब था। इसी बीच में पुलिस इंस्पेक्टर के पास किसी का फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद वो पूछते हैं कि हाँ, क्या बात है, क्या परेशानी है। उस महिला को शांत कर दिया जाता है, बच्चों को शांत कर दिया जाता है कि मैं बात कर रहा हूँ फ़ोन पर, तुम में से कोई बात मत करना, साहब का फ़ोन आया है। जैसी बात साहब के फ़ोन की आती है, बताया जाता है कि हाँ जी बताइए। तो उधर से आवाज़ आती है कि लाश मिली है। वो कहते हैं हाँ साहब, एक लाश तो मिली है, जानकारी तो आई है। कंकाल है? बोले हाँ जी कंकाल है। इस तरह की बातें थी। बात करने के बाद अब एकदम से वो इंस्पेक्टर को थोड़ा गुस्सा आता है, तमतमाते हैं, कहते हैं कि देखो, तुम बस तो किसी कीमत पर पाओगे नहीं। तुम्हें पता नहीं है कि लाश मिली है, कंकाल मिला है, और कंकाल मिलने के बाद तुम भी जेल जाओगी और तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा भी जेल जाएगा। पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे सड़ती ही रहोगी। जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर ने ये बात कही, पुलिस इंस्पेक्टर की ये बात सुनने के बाद वो महिला थर थर कांपने लगती है, रोने लगती है। जब बात कंकाल की आती है, जमीन में दफन वाले कंकाल की आती है, दरअसल उस महिला के फेस एक्सप्रेशन को पढ़ने की कोशिश की थी उस अधिकारी ने, क्योंकि साइकोलॉजी से वो पढ़े हुए थे। इन्हें बहुत अच्छी जानकारी भी थी कि किस तरह से आदमी का फेस एक्सप्रेशन बदलते हैं। तब ये तुक्का मारा था, यानी कि एक अंधेरे में तीर चलाया था और वो तीर निशाने पर लग जाएगा, उस अधिकारी ने कभी सोचा नहीं था। उसके बाद वो महिला कांपने लगती है, कहती है कि साहब, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं सब आपको सब कुछ बता दूंगी। बात जब सब कुछ बताने की आती है तो पूछने की, बताइए क्या बात है। वो बताती है कि जो उसका पति था वो विकलांग था, देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं था, इसलिए पहले से ही उसको वो पसंद नहीं था। इसी बीच में उसका जो देवर होता है, देवर उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, पसंद आने लगता है, और वो उसके साथ कभी कभी मिलकर शारीरिक संबंध बनाती थी। उसके साथ वो ऐसे रिश्ते में बंध गई थी जिस रिश्ते की उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। और एक दिन उसके पति ने
उन दोनों को देख लिया आपत्तिजनक स्थिति में, इसलिए वो नाराज रहने लगते हैं और बस घर में जब जब आते थे बस किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़े का बहाना ढूंढते थे। बच्चों के साथ भी मारपीट करते थे और पत्नी के साथ भी बेइंतहा मारपीट करते थे। और वो तारीख आती है अब से 5 साल पहले, यानी कि साल 2021 से 5 साल माइनस करते हैं तो 4 अगस्त 2016 के ये वाकया बताया जाता है कि वो पति घर में आता है, शराब पी रखी थी, लड़ाई कर रहा था, झगड़े कर रहा था, बेवजह मार पीटने की कोशिश कर रहा था। पत्नी को गुस्सा आ जाता है और पत्नी ने उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद उसको उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा और कपड़ा ठूंसकर उसको उसके हाथ वाथ बांध दिए और साथ ही जो उसका गला था ना, उसका गला घोंट दिया। जब पत्नी का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था क्योंकि वो काफ़ी समय से इस टॉर्चर को बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन उस दिन न जाने उसके अंदर कहाँ से इतनी ताकत आ जाती है कि वहीं पास में एक हथौड़ा पड़ा हुआ था। उस हथौड़े को पूरी ताकत के साथ वो अपने पति के मारती है और जैसे ही पति यानी कि रंजीत को वो लगता है, रंजीत की घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। अब इत्तेफाक से अचानक से ही जो उसका देवर होता है, जिसका नाम मोहन होता है, वो भी अचानक से घर में आता है। मोहन ने जो अपने भाई को मरी हुई हालत में देखा, वो कहता है कि ये सब तुमने क्या कर दिया? बोले पता ही नहीं चला कि सब कुछ अचानक इतनी जल्दी हो जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। पत्नी धर-धर काँप रही थी। बेटी और बेटा इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहा था कि किस तरह से उन्होंने माँ ने पिता की हत्या कर दी है, क्योंकि बच्चों के साथ भी आए दिन इस तरह की वारदात होती थी। माँ ने बच्चों से साफ-साफ कहा कि यदि ये बात घर से बाहर निकलती है, इस दहलीज को पार करके जाती है, तो जो हाल तुम्हारे पिता का किया है, वही हाल तुम्हारा भी किया जाएगा। अब ऐसी स्थिति में करें तो क्या करें? घर में बेटा, बेटी, पत्नी, साथ ही जो उसका भाई होता है वो, और एक लाश पड़ी हुई है। इस लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए? तो घर के अंदर ही एक सेप्टिक टैंक का निर्माण चल रहा था, यानी कि गड्ढा खोदा गया था, उस पर कार्य होना बाकी था। इसलिए देवर ने कहा कि इसे कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करते हैं, जो घर का नक्शा जिस तरह से बनवाया जा रहा है, घर के नक्शे को थोड़ा सा अलग अदल बदल करना पड़ेगा, उससे पलटना पड़ेगा और जो सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढा खोदा गया है, इसे गड्ढे में दबा देते हैं। अब उसकी लाश को एक साड़ी से बांधा जाता है, पैक किया जाता है और पैक करने के बाद उस गड्ढे में, यानी कि सेप्टिक टैंक के अंदर उसको डाल देते हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। और जब मिस्त्री वगैरह काम करने के लिए आते हैं तो उनसे कहते हैं कि जहाँ पर ये गड्ढा खोदा गया था, हमने थोड़ा प्लान चेंज कर दिया है, अब यहाँ पर नींव खोदकर यहाँ कमरा बना दीजिए। वहाँ कमरा बन जाता है और ऐसा रंजीत का जो चैप्टर था हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। परिवार के कोई लोग पूछते थे, आसपास के लोग पूछते थे, तो एक कहानी थी, इस कहानी को सभी ने रट लिया था कि बस इससे ज़्यादा नहीं बोलना है, नपातुला बोलना है। कि वो आते हैं, गुस्से में थे, बच्चों के माथे चूमते हैं, गले लगाते हैं, ऑटो की चाबी देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और इसी कहानी के साथ साथ साल 2016 निकल जाता है, 17 निकल जाता है, 18, 19, 20, 21, इस तरह से समय निकलता चला जाता है। और पुलिस वाले अधिकारी को जब ये सूचना मिलती है, वो उच्च अधिकारी को सूचना देते हैं। साथ ही टीम को मौके पर बुलवाया जाता है, गड्ढा खुदवाया जाता है, कंकाल वाकई निकल के आता है, साड़ी भी निकल आती है। अब वो पुलिस वाला जो ऑफिसर था, वो पूछता है कि ठीक है, पति तो मिल गया, लेकिन देवर को क्यों मारा? ये बात समझ से परे है। जब बात देवर के मारने की आती है तो उसके बाद में फिर उससे पूछा जाता है, तो वो फिर रोने लगती है और रोने लगती है। से पूछा जाता है कि जो बात है वो तो बतानी ही पड़ेगी, और नहीं बताओगे तो फिर आप जानते हो पुलिस अपने तरीके से तुमसे पूछताछ करेगी। दरअसल दैनिक भास्कर की रिपोर्ट और पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट, ये दोनों मैच तो नहीं करती, लेकिन कुछ कुछ मामलों में मैच करती हैं। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है, जैसे ही उसने अपने बड़े भाई की हत्या में शामिल हो जाता है, उसकी लाश को ठिकाने लगाने में शामिल हो जाता है, अब उस घर में ठीक वैसे ही रहने लगता है जैसे क्या उस घर का वो मालिक हो। अपनी भाभी के साथ अवैध संबंधों में तो स्थापित हो ही चुका था। अब उसे कोई रोकने वाला, टोकने वाला कोई था ही नहीं। जब मन करता था, जैसे मन करता था, वो वैसे करता था। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। उसे शराब पीने की आदत पड़ जाती है। जो घर था वो किराए पे दिए जाने लगा, उससे इनकम होती है। भाभी जो काम करती थी घरों घरों में जाकर, वहाँ से जो इनकम होती थी, उस इनकम को भी वो हथियाने की कोशिश करता था। आए दिन शराब के लिए पैसे मांगता था और जब उसका मन करता था, वो अपनी भाभी को पीटना भी शुरू कर दिया करता था। हद तो तब हो जाती थी जब अपनी भतीजी पर वो गंदी नज़र रखता था और अपने भतीजे को भी वो बेवजह पीटना शुरू कर दिया करता था। दोनों बच्चों के दिमाग में, दिलों में दहशत सी बैठने लगती है। और हद तो तब हो जाती है जब एक दिन उसने अपनी सगी भतीजी को बुरी नीयत से दबोच लेता है, उसे पकड़ लेता है, उसके साथ गंदा काम करने की वो कोशिश करने लगता है। अचानक से माँ के घर में एंट्री होती है और माँ को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो डंडे से अपने देवर को वो पूरी तरह से पीट देती है। वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अपने बेटे से कहती है कि इसको यहाँ से ले जाकर कहीं दूर फेंक के आओ, मुझे ऐसे शराबी की, इस तरह के इंसान की घर में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
पड़ोसी की मदद से, जो उनके घर पे किराएदार रहता था, उसकी मदद से उसको, जो लड़का होता है, अपने चाचा को स्कूटर पर बिठाता है और जाकर अमरनाथ कॉलोनी के पास, जो कोलार पुलिस स्टेशन के उसमें लगती है, वहाँ जाकर फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। वहाँ पर एक नदी भी है, कलिया सोत नदी, उसके किनारे वो छोड़ देते हैं कि यहाँ पड़ा रहेगा। तब तक वो जिंदा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये कुछ दिन में मर जाएगा, क्योंकि उसके शरीर से, जो उसके सर में जहाँ चोट लगी थी, वहाँ से ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में बह जाता है, वो मर जाता है। जब वो मर जाता है तो उसके बाद फिर वहाँ आवारा कुत्ते जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, उसके शरीर को नोच नोच कर खाना शुरू कर देते हैं। और आसपास के लोगों को तब इस बात का पता चलता है, जब कुत्ते लगातार लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, बेवजह का मतलब चीख रहे थे, शोर मचा रहे थे, भौंक रहे थे। तो आसपास के लोगों ने देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जाकर देखते हैं तो एक लाश पड़ी हुई थी। उस लाश को वो नोच रहे थे, खा रहे थे। और फिर लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को देते हैं। पुलिस मौके पर आती है और उस हत्या का पुलिस पता निकालने की कोशिश कर रही थी। तो पता चलता है कि 5 साल पहले एक और हत्या हो चुकी है, यानी कि पुलिस को एक नहीं बल्कि 2 हत्याकांड का पता चलता है और पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा कर देती है। जो लड़की होती है, जिसकी उम्र 16 साल होती है, उसे विदिशा होम में भेजा जाता है, जहां पर ऐसे बच्चों को रखा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते। साथ ही जो बेटा होता है, उसको भोपाल के होम में रखा जाता है, जहां ऐसे होम जहां पर जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते, उनकी परवरिश की जिम्मेदारी फिर सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। दोनों बच्चों की ज़िंदगी आगे कैसे कटेगी, ज़ाहिर सी बात, आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं आगे क्या हुआ होगा उनके साथ, कैसे वो आगे आगे बढ़ेंगे। 2021 में ये घटना होती है। 3 साल बीत जाते हैं, 2023 की बात है। भोपाल कोर्ट में मामला पहुंचता है। मामला पहुंचने के बाद जो अपनी पति की हत्या के मामले में इस महिला, जिसका नाम उर्मिला होता है, इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और ये घटनाक्रम जब अखबारों में प्रकाशित होता है तो ये मामला फिर पूरे प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन जाता है। और उसके बाद फिर जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, चंद्रकांत पटेल, उनको गृह मंत्रालय द्वारा एक सूची तैयार की जाती है साल 2024 में। उस सूची में इनका नाम भी शामिल होता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इस घटनाक्रम का खुलासा किया था, वो वाकई चर्चा का विषय बन जाता है। एक और घटना थी साल 2020 में। बताते हैं कि एक ब्लाइंड, यानी कि एक अंधी महिला बैंक मैनेजर होती है, उनके घर पर कोई आदमी आता है और उसका वो रेप करके चला जाता है। जब रेप करके चला जाता है, उस महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और शिकायत दर्ज कराने के बाद ये एक अंधा रेप था। इसके बारे में पता करना कितना मुश्किल काम हो गया था, क्योंकि घर से चोरी भी हुई थी और उस महिला का जो रेप हुआ था। तो इस ऑफिसर ने, जिनका नाम चंद्रकांत पटेल होता है, इन्होंने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया और उस रेपिस्ट को ढूंढ के लेके आए और ढूंढ के लाने के बाद उसको जेल भेजा। 2 मामले ऐसे थे जिसमें एक ब्लाइंड बैंक मैनेजर महिला के साथ रेप हुआ, साथ ही इस हत्याकांड का जो खुलासा होता है, जिसमें मोहन की जो हत्या होती है, तो उसमें पुलिस ऑफिसर की खूब वाहवाही होती है। एक बार फिर साल 2024 में ये मामला सुर्खियों में इसलिए आता है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनका सम्मानित के लिए नाम रखा और ये फिर मामला चर्चाओं में जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कत्ल हो या कोई अपराध हो, कितनी भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, लेकिन पुलिस अगर अपनी सी पे आ जाए, अपनी ईमानदारी से कोशिश करे, तो जाहिर सी बात है कि कातिल अगर ज़मीन की 7 तह के अंदर भी जाकर छुप जाएगा, तो कातिल कभी भी छिप नहीं सकता। उसको पुलिस आखिरकार ढूंढ के ले ही आएगी। और उर्मिला के मामले में भी ऐसे ही होता है। उर्मिला आज भी सलाखों के पीछे है, भोपाल की सेंट्रल जेल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। पति के मामले में तो उसको उम्र कैद हो चुकी है। अब देवर की हत्या के मामले में उसके साथ क्या होगा, वो कोर्ट तय करेगा और इस मामले की अभी सुनवाई वगैरह चल रही है। जाते जाते अनस सिद्दीकी हैं, जलेसर के रहने वाले हैं, अमित कुमार हैं, प्रयागराज के रहने वाले हैं, रिहान अली रामपुर से हैं और रायबरेली से सलीम अहमद हैं। आज इनकी पत्नी, उनका जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की, जिसमें फैसलाबाद से अमीन गुज्जर, उदयपुर से सागर, इंदौर से हरीश सिंह, सिवान से आदित्य कुमार, दिल्ली से साहिल, मध्य प्रदेश से रानू कुशवाहा, मेवात से तालीम खान, यूपी से दीपेंद्र सिंह, हरदोई से मोहम्मद इरफान, बाड़मेर से इमामुद्दीन खान, सोनी निषाद, रोहित कुमार उन्नाव से हैं, राजेश ठाकुर पूर्णमल हनुमानगढ़ से हैं, अब्दुल शहीद गोवा से हैं और सबाना। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।